हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है। एक्चुअल में ये फर्स्ट लॉ के ऊपर में ही बेस्ड है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो कमियां रह गई थी उसको ये डिफाइन करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें हैं ये, ना कि ये कोई इक्वेशन है या ऐसा कुछ है इसमें। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मेन समझना है हमको कि ये क्या बोलता है। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, इसको समझिएगा आप। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर किसी सिस्टम को हम अगर एनर्जी दें, कोई भी सिस्टम हो जाए, उसमें अगर हम हीट एनर्जी दें, डेल क्यू एनर्जी, तो वो हीट एनर्जी क्या होगा, हमारा दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक इंटरनल एनर्जी और एक वर्क। मतलब कि जो सिस्टम ले लेगा एनर्जी को वो इंटरनल एनर्जी हो गया, और अगर वो कुछ वर्क करता है या फिर अपने सिस्टम को चेंज करता है, मतलब कि वर्क मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि वो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो वो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि पॉइंट ये था कि जितना भी एनर्जी दिए हैं वो पूरा का पूरा एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा था, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? ऐसे सिस्टम को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि कंजर्व्ड हो जा रहा है। मतलब कि इनपुट वाला जो भी एनर्जी है वो आउटपुट पे जब जा रहा है तो बीच में कहीं पास में भी कोई भी लॉस की बात नहीं की जा रही है, टोटली एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ये एक ठीक है। अब इसमें जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की जा रही है, मतलब कि किसी चीज को जब एनर्जी देंगे तो उसमें से वर्क डन हो रहा है प्लस इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा वर्क करें या फिर वो ऑटोमेटिकली वर्क हो जाए? देखिए, जब सिस्टम की बात करते हैं, किसी को जब एनर्जी देते हैं हम, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। अब कैसे एनर्जी देते हैं, तो हम नॉर्मल जानते हैं कि कोई भी सिस्टम पे किसी हायर टेम्परेचर का जो सिस्टम है और किसी लोअर टेम्परेचर का जो सिस्टम है, तो जो हीट है वो ऑटोमेटिकली फ्लो होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हमें कोई भी वर्क करना नहीं पड़ता है। और अगर मैं बोलूं कि अगर इस सिस्टम को रिवर्स कर दिया जाए, मान लीजिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि देखिए, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी तो कंजर्व्ड है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हायर से लोअर की तरफ जब एनर्जी जा सकती है तो लोअर से हायर की तरफ क्यों नहीं जा सकती है एनर्जी? इस चीज को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन नहीं किया गया था। वो सिर्फ इतना ही बोलता था कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, पर इस चीज को उन्होंने डिफाइन नहीं किया। तो इस चीज को डिफाइन किसने किया? इस चीज को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन किया गया और इस पे दो लोग का बहुत बड़ा रोल था, एक कैल्विन प्लैंक और एक क्लॉसियस करके थे साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे। कैल्विन प्लैंक ने ये बोला था कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई भी इंजन नहीं है, हीट इंजन की अगर बात किया जाए, जो कि कोई भी लॉस को ना करे। मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई एनर्जी किसी सिस्टम को दें और वो पूरा का पूरा वर्क डन में कंप्लीट कर ले, वो वर्क डन में पूरा का पूरा कर दे और कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो जाए। ऐसा एक भी सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, एक क्लॉसियस करके जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने आपका हीट पंप के ऊपर में बताया कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि अगर कोल्डर से उसे हॉटर में भेजना है ऑटोमेटिकली वो नहीं जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? इसमें क्या था कि ऑटोमेटिकली हीट फ्लो हो रहा था और उसमें बीच में हम वर्क डन करवा दे रहे थे उससे। पर जो हीट, अगर समझ लीजिए ऐसा हो जाए कि जो हीट का फ्लो है वो टोटली वर्क डन में कंप्लीट हो जाए, ऐसा इंजन है क्या? ऐसा इंजन मिल ही नहीं सकता है रियल लाइफ में। आइडियल कंडीशन में मिल सकता है पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट एक कैल्विन प्लैंक के द्वारा आया था और एक क्लॉसियस साइंटिस्ट जो थे उनके द्वारा आया। अब जो थर्मोडायनेमिक्स है यहाँ पास में, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या बोलता है? ये यही बोलता है कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बता रहे हैं कि हायर टू लोअर की तरफ जा रहा है, तो लोअर से हायर की तरफ क्यों नहीं जाएगा, इसको बोलता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, ऑटोमेटिकली तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ में इसको डिफाइन नहीं किया गया था। फर्स्ट लॉ में ये बोला था कि हायर टू लोअर जा सकता है और एनर्जी कंजर्व्ड है, तो लोअर से हायर भी तो जा सकता है। इस चीज को तो फर्स्ट लॉ ये बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि बोलता है कि एनर्जी तो कंजर्व्ड है, तो हायर से लोअर की तरफ भेजो या लोअर से हायर की तरफ भेजो। एक सिस्टम अगर बनाया जाए
उसको एक अगर सिस्टम में रखा जाए तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है फर्स्ट लॉ से। सेकेंड लॉ में बोला कि हीट जो है वो क्या होगा, हायर टू लोअर हो सकता है पर लोअर से हायर की तरफ नहीं होगा। इस चीज को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, जो चीज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में छोड़ दिया गया था। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका था इसको। अब इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, और इसमें दो वर्ड्स आते हैं, एंट्रोपी और स्पॉन्टेनियस। इसका बहुत बड़ा रोल है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए। अब तो नॉर्मल तो हम ये बात समझ गए कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। ठीक है, क्या होता है कि आपका जो हीट ट्रांसफर है वो हायर टू लोअर होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा, पर लोअर से हायर की तरफ नहीं होगा। अगर उस पर कोई वर्क होगा तभी वो जा सकता है, अपने आप तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ओके है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी। और तो क्या है अपना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहला एक सबसे बेसिक जो हमारा होता है वो देखिए, हम पानी ले लेते हैं और इसमें इसका कुछ टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के हिसाब से मान लीजिए 28 डिग्री सेल्सियस समथिंग कुछ है। ठीक है, अब इस पे एक आइस क्यूब को हमने डाल दिया। आइस क्यूब डालने से इसका टेम्परेचर कम था और इसका टेम्परेचर ज्यादा था, तो हीट का ट्रांसफर होना चालू हो गया। हीट, एक चीज याद रखिएगा, ये ऐसा नहीं है कि कोई हॉटर चीज हीट होता है, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा। हीट का मतलब है एनर्जी, कि किसके पास, किस सिस्टम के पास ज्यादा एनर्जी है और किस सिस्टम के पास में कम एनर्जी है। ठीक है, और हीट को डिफाइन करता है फिर बाद में टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मतलब उसके पास में ज्यादा एनर्जी है, और टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब उसके पास कम एनर्जी है। हीट का मतलब ये नहीं है कि बहुत गर्म चीज हीट होता है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए ये आइस क्यूब था और इसका ठंडा होने के कारण ये लोअर टेम्परेचर पे है और ये हायर टेम्परेचर पे है, तो हीट का ट्रांसफर होना चालू हो गया। अब हीट ट्रांसफर कब तक होगा, तब तक होगा जब तक कि ये इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ना लेके आ जाए। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है यहाँ पास में, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये है कि इस दोनों सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाए। इन दोनों सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, बराबर हो जाए। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। देखिए जब ये अपनी एनर्जी को इसको देगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी बढ़ेगी यहाँ पास में, और जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी एनर्जी लॉस होगी, और ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे अपने आप को। क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे और इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने आप को बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी मान लीजिए कि आइस क्यूब मैंने डाला और इसके कारण इसका टेम्परेचर लो हो गया, इसका टेम्परेचर आइस गल के इसका टेम्परेचर हाई हो गया और लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी थोड़ी देर ठंडा रहेगा, पर आजू बाजू में जो इसके एटमॉस्फेयर है इसका टेम्परेचर अभी भी ज्यादा है, 28 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। तो ये क्या करेगा, इसको फिर से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा और इसको फिर से नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं उस टाइप का बना देगा। तो होता क्या है, होता ये है कि कोई भी सिस्टम अपने आप को हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ सकते हैं। अब ये इक्विलिब्रियम में लाने का कंडीशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आता है एंट्रोपी से। ठीक है, बहुत डेप्थ में तो नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। ठीक है, एंट्रोपी क्या बोलता है, एंट्रोपी ये बोलता है कि कोई भी सिस्टम है वो अपनी एनर्जी को फैला रहा है, मतलब कि स्प्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है, स्प्रेड इन द सिस्टम, मतलब जो सिस्टम है उस पर स्प्रेड कर रहा है। तो एनर्जी स्प्रेड का मतलब क्या हो गया, एनर्जी स्प्रेड का मतलब हो गया कि कितना बड़ा सिस्टम में कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर डिफ्यूजन बोल सकते हैं कि एनर्जी डिफ्यूज हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में। तो जब वो डिफ्यूज होता है तो उसे बोलते हैं एनर्जी, एंट्रोपी। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। एंट्रोपी मतलब कि सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी कोई सिस्टम है, मान लीजिए हमारे पास में ऐसा कोई सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या हुआ, अभी ये सिस्टम के पास में कुछ एनर्जी थी, सॉलिड चीज है मान लीजिए, इसके पास कुछ एनर्जी है। अब इसके आजू बाजू में जो भी एरिया है तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे डिफ्यूज होना चालू होगा।
क्या होगा, डिफ्यूज होना चालू होगा और ये अपनी एनर्जी को डिफ्यूज करते हुए फैलाएगा, बढ़ाएगा, क्योंकि इसका जो एनर्जी लेवल है, इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके मुकाबले, तो ये अपनी एनर्जी को देगा बाहर। ये देखिए इस टाइप से दे रहा है बाहर और ये अपने आप को इसके बराबर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। और दोनों का जब तक टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, T इक्वल टू T ना हो जाए, एनर्जी लेवल बराबर ना हो जाए, तब तक वो रिलीज करता रहेगा। और ये रिलीज कब तक होगा, ये इसी रिलीज को, ये जो बोल रहे हैं जो फैल रहा है, इसी को बोलते हैं एंट्रोपी, फैलना। ठीक है, ये कब तक फैलेगा, अगर हम हमारे हमारे अर्थ की बात करें या हमारे यूनिवर्स की बात करें, तो ये तब तक फैलेगा जब तक कि पूरे यूनिवर्स, पूरा सिस्टम जो हमारा यूनिवर्स का सिस्टम जो हम मान लेते हैं, जब तक कि वो बराबर टेम्परेचर पे ना आ जाए। वैसे तो जो हीट सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, हमारा सन से तो आ ही रहा है, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, तो अब इसको आप समझ सकते हैं कि आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है और सन का जो टेम्परेचर है वो जब तक बराबर ना हो जाए तब तक ये रेडिएशन वाला काम, ये एंट्रोपी फैलने वाला काम चलता ही रहेगा, तब तक चलता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा, बाय नेचर ऐसा आएगा कि ये एंट्रोपी एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा, एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा। और वो मैक्सिमम लेवल का मतलब क्या है, उस मैक्सिमम लेवल का मतलब है कि ये टेम्परेचर है दूसरे टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, मतलब पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा ही। ठीक है, तो ये तो एक कंडीशन हो गई, मतलब ये ऑटोमेटिकली हो रहा है और यही हमारा सिस्टम बोलता है। ठीक है, समझ रहे बात को। अब इसको समझिएगा कि ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो इसमें प्लैंक ने क्या बोला, इसमें प्लैंक ने ये बोला कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, एक अगर हम हीट इंजन लेते हैं, मान लीजिए ये इंजन ले रहे हैं और इस इंजन को घुमाने के लिए इसको डेल क्यू हीट दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये डेल क्यू हीट इस इंजन को घुमाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, एक्चुअल में ये हीट जो है हायर है और यहां एक लोअर हीट है और ये ऑटोमेटिकली फ्लो हो रहा है। तो ये हीट फ्लो हो रहा था और इसमें बीच में एक पंखी या इंजन लगा दिए और ये जो एनर्जी इस पे जा रही थी, इसने कुछ इस पे वर्क किया और वर्क करने के बाद जो एनर्जी खर्चा हो गया वो तो हो गया और उसके बाद बचा हुआ एनर्जी इसके पास यहां चला जा रहा है। ऐसा कोई भी इंजन आज तक नहीं बना और ना बन पाएगा फ्यूचर में भी जो कि ये एनर्जी पूरा ले जाए और ये वर्क में कंप्लीट कर दे और यहां इस तक एक भी एनर्जी ना पहुंचे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। रीजन है इसका सिंपल सा, एक एग्जांपल समझिए आप इसको भी, कि ये हायर टेम्परेचर पे है और इसको लोअर टेम्परेचर मिल ही नहीं रहा है क्योंकि इसके पास जाएगा नहीं, इसको इक्विलिब्रियम कर नहीं पाएगा। एक एग्जांपल है, तो अगर ये इसके पास जा ही नहीं पाया तो इसको हीट का फ्लो मिलेगा क्या? एक एग्जांपल है, सिंपल सा बात है कि इसको अगर यहाँ लोअर दिख ही नहीं रहा है और इसको ये जाके इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश से इसके दिख ही नहीं रहा, तो ये जाएगा ही नहीं, वहां जाएगा ही नहीं, तो वर्क कर पाएगा क्या? तो इसको एक ऐसा पॉइंट चाहिए ही लोअर टेम्परेचर का जिसके कारण हीट तो फ्लो हो। वो अलग बात है कि हीट का यूज हम जब ये फ्लो होगा तो बीच में हम अलग से यूटिलाइज कर लेंगे, वो एक अलग बात है यहाँ पास में। तो जो यूटिलाइजेशन हो गया वो तो इफिशियंसी की बात आ गई, इफिशियंसी की बात आ गई। ठीक है, फर्स्ट लॉ समझ रहे हैं बात को। अगर ये ही नहीं हुआ, हीट फ्लो ही नहीं हुआ, तो ये वर्क जो हो रहा है 100% इफिशियंसी पे जा सकता है क्या? इसको मिलेगा ही नहीं यहाँ पास में, समझ रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है और सेकंड लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि ये यहां से इधर जाएगा एनर्जी, बीच में वर्क हो जा रहा है, जो टोटल वर्क हो गया तो पूरे सिस्टम का एनर्जी एक मान लेते हैं कुछ होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये लोअर टेम्परेचर पे ये इसको एनर्जी को इधर भेज दे वापस और जहां से एनर्जी आई है इसको वापस कर दो भैया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको सेकंड लॉ यही बोलता है यहाँ पास में कि सेकंड लॉ ये बोलता है कि जो हीट होगा वो हायर टू लोअर की तरफ ही फ्लो होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि लोअर से हायर की तरफ फ्लो होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इसके पास कम एनर्जी है और ये अपनी एनर्जी को और कम कर दे और इसको बोले कि तू ज्यादा रख ले। ऐसा हो सकता है क्या? एक ह्यूमन नेचर समझिए कि किसी के पास में कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ही है, कुछ भी मान लीजिए, और एक के पास बहुत कुछ है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी के पास कुछ नहीं तो वो उसमें से भी दे दे, ऐसा हो पाएगा? एक नॉर्मल नेचर समझिए, तो ऐसा नहीं मिलता है, जिसके पास है वही तो देगा ना, एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से समझ सकते हैं बात को। तो सेकंड लॉ यही बोलता है कि
ठीक है, एनर्जी कंजर्व्ड है, बट एनर्जी ट्रांसफर जो होगा वो हायर टू लोअर की तरफ ही होगा। ठीक है, अगर आप हायर फिजिक्स करते हैं तो हायर फिजिक्स में आपको ये भी मिलेगा कि जब आप मतलब एकदम क्वांटम लेवल की बात करते हैं तो उसमें आपको ये भी देखने मिलेगा कि लोअर से हायर की तरफ भी जाता है। एनर्जी जो होता है वो एक पैकेट के फॉर्म में होता है और हायर लोअर से हायर की तरफ भी वो जाता है। वो आपको क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम फिजिक्स में दिखाई देगा, पर उतने लेवल तक हम जाते नहीं हैं, क्योंकि वो अगर हम जो पढ़ते हैं, क्योंकि वो एक एवरेज वैल्यू पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब लोअर से हायर और हायर से लोअर का जो ट्रांसफर है उसका एवरेज निकाला जाता है, जो वो हायर से लोअर की तरफ ज़्यादा निकलता है, इसलिए हायर से लोअर की तरफ हम बात करते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर भी है। एंट्रोपी क्या है? फैलने वाला चीज। इसमें एक और चीज भी आता है, जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम एंट्रोपी होगा तो मतलब कि टोटल बैलेंस हो जाएगा। पर हमारे यूनिवर्स में ऐसा भी सिस्टम है जो कि नेगेटिव एंट्रोपी रखते हैं, मतलब कि वो फैलने नहीं देते हैं। जैसे कि ब्लैक होल, जो कि एनर्जी का भंडार है, जो कि एनर्जी को कंजर्व अपने अंदर लेते जा रहा है, नेगेटिव एंट्रोपी कर रहा है, एनर्जी को फैलने नहीं देता है, एनर्जी को अपने अंदर रख रहा है, अपने अंदर रख रहा है, अपने अंदर रख रहा है। तो ऐसे भी आपको सिस्टम मिलते हैं, जो कि मेरे को लगता है कि शायद अगर ये नहीं हो, इस टाइप की चीजें अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमारा सिस्टम बच ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि कंटिन्यूसली तो चल ही रहा है ये प्रोसेस में। अब देखने वाली बात ये होगी कि फ्यूचर में कि एंट्रोपी होगा कि नेगेटिव एंट्रोपी होगा। ऐसा होगा कि पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाए, पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाए, या ऐसा होगा कि ब्लैक होल्स पूरा का पूरा एनर्जी को अपने अंदर कर ले और कुछ भी ना बचे। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन अंत करता है और ये क्या प्रोसेस चलता रहता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि कोई भी एनर्जी का जो फ्लो है वो हायर से लोअर की तरफ ही होगा, ना कि लोअर से हायर की तरफ होगा। एनर्जी कंजर्व होती है, ये हमको मालूम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा। पर फर्स्ट लॉ में ये नहीं बताया गया कि लोअर से हायर की तरफ भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, और इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया जाता है। ठीक है, इस पे एक और वर्ड आता है स्पॉन्टेनियस। बहुत बार आपने इसको सुना होगा, आप पढ़ेंगे बुक में तो आपको बहुत बार ये वर्ड मिलता है, पर इसका एक्चुअल मीनिंग समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि कोई अगर सिस्टम है तो वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। स्पॉन्टेनियस मतलब फैल जाना। समझ रहे हैं कि मतलब कोई भी चीज, अगर आप एक एग्जांपल बताता हूं आपको, रूम के बाद बताता हूं। मान लीजिए कि आप किसी रूम पे रहते हैं और आप कंटिन्यूसली वहां पास में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उस रूम पे कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। मतलब कि आपने अपना आए, बाहर से आए, फिर गए, फिर बाहर आए, फिर थोड़े दिन बाद, 1 महीने बाद या 15 दिन बाद आपको दिखाई देगा कि रूम की जो चीजें हैं वो अस्त व्यस्त हो गई है, मतलब कि इधर उधर फेंकाई हुई है। एक नॉर्मल आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। जब ऐसा होता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब ये ऐसा होता है, फैल जाना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। फैल जाता है, ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। ठीक है, मतलब अपने आप होता है। यही तो हो रहा था हायर टू लोअर की तरफ में। हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि लोअर से हायर की तरफ जाए, तो क्या करें उसके लिए? तो उसके लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब कि ऐसा जो ना हो उसके विपरीत काम करना। तो रूम अगर खराब है तो उस पर काम करो, वर्क करो और उसे सिस्टमेटिक बनाओ। समझ रहे हैं बात को? तो वो सिस्टमेटिक जो बन रहा है उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, और यही आपका हीट पंप में मिलता है, जिसको क्लॉटियस ने बताया था कि ऐसा आपको एक भी सिस्टम नहीं मिलेगा कि ये हायर है और ये लोअर है और हमको एनर्जी यहां से यहां भेजनी है तो इस पे वर्क हमको करना पड़ेगा। बिना वर्क, जीरो वर्क के ये एनर्जी यहां से जा ही नहीं सकता इधर। तो ऐसा कर सकते हैं हम कि इधर से इधर भेजिए। रेफ्रिजरेटर में ऐसा होता है। देखिए, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि एक सिस्टम हमने बनाया और उस सिस्टम के अंदर का जो चीज है वो ठंडा ही है और वो और ठंडा होते जाता है, हम ऐसा देखते हैं, और बाहर का टेम्परेचर हीट बढ़ते जाता है। पीछे में एक रेडिएटर लगा रहता है जो कंटिन्यूसली हीट को बाहर भेजता है, पर वो ऑटोमेटिक नहीं भेजता है। वो क्या करता है कि एक सिस्टम अंदर में चला रहा है, वो एक वर्क कर रहा है, अंदर में कंप्रेशर है, वो ऐसा करता है कि हीट, जो अंदर का हीट है उसे बाहर भेज रहा है, पर वो वर्क करेगा तभी होगा। ठीक है,
अगर जीरो वर्क करेंगे तो ऐसा सिस्टम बन ही नहीं सकता। इसी को क्लॉटियंस ने बताया था। समझ रहे हैं बात को? तो वर्क करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर रिवर्स में हमको चलाना है। समझ रहे हैं? मतलब कंजर्व्ड एनर्जी करनी है हमको इस टाइप को, फर्स्ट लॉ को अगर बनवाना है इस टाइप से जो सेकंड लॉ के विपरीत चले, तो हमें वर्क करना ही पड़ेगा। हमें उस पर वर्क करना, बिना वर्क के वो नहीं होगा। इसमें बिना वर्क के हो जाता है, इसमें वर्क करना ही पड़ेगा। इन दोनों चीजों को आपको अच्छे से समझना है बात को, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि बिना वर्क किए ही वो उधर से इधर चला जाए। आई होप आपको अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। ये बेसिक थ्योरी वाले ही चीज है जो हमको समझना है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता क्या है। बात समझ में आ रही होगी आपको कि एंट्रोपी क्या होता है और ये कैसे हेल्प करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। कोई भी चीज अपने आप फैलता है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, पर रिवर्स नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा। पर कुछ सिस्टम ऐसे हैं जिसमें हमको ऐसा दिखाई देता भी है, वो एक एक्सेप्शन केस है, पर नॉर्मली हमको इस टाइप की चीजें दिखाई देंगी कि वो कंटिन्यूसली उसका एनर्जी बढ़ ही रहा है। मतलब एक एवरेज वैल्यू अगर निकाला जाए तो हमें एंट्रोपी जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई ही दे रहा है। सिस्टम का जो एटमॉस्फेयर है उसमें एनर्जी रिलीज हो ही रही है कंटिन्यूसली। ऐसे कम देखा जा रहा है कि जहां पास में एनर्जी को कंजर्व किया जा रहा है, ऐसा कम सिस्टम है बहुत ही, ठीक है? तो कंटिन्यूसली वो बढ़ता ही जा रहा है। अब उसको कंटिन्यूसली ऐसा करने के लिए रिवर्स में अगर चलाना है तो उसके लिए एक इंजन लगेगा, एक पंप लगेगा ऐसा जो उस पर वर्क करे और उसे बनाए रखे। समझ रहे हैं बात को? एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अपने बॉडी के लिए भी एक एग्जांपल है सिंपल सा। मान लीजिए कि हमारा बॉडी है, इस पर काफी सारे इंजन हमारे हैं, जैसे हार्ट चल रहा है, लंग्स है, सब फिल्टर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? अब वो अच्छा वर्क कर रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जो शरीर है वो एकदम परफेक्ट है। एक नेचर बता रहा हूं आपको मैं। धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ रही है तो हमारा जो फंक्शन है, जो हमारे शरीर की बॉडी के जो फंक्शन वर्क कर रहे हैं, वर्क जो हमारा कर रहा है वो धीरे धीरे कमजोर हो गए। अब कमजोर होने से क्या होगा? कमजोर होने से हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो क्या होंगे? एक नेचर के हिसाब से चलेंगे, तो वो उसमें एंट्रोपी मिलेगी हमको, उस पर हमको स्पॉन्टेनियस मिलेगा, मतलब वो फैलना चालू होंगे। धीरे धीरे देखते होंगे आपके चमड़ी ऐसे फैलने लग जाती होगी, फिर धीरे धीरे हमारा शरीर ऐसे गलने लग जाता है, हम बूढ़ा बूढ़ा दिखने लग जाते हैं। इस टाइप की चीजें क्यों होती है? ये ऑटोमेटिक नेचर में आ जाता है। तो जब तक आपके शरीर के बॉडी पार्ट्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं, फुल एनर्जी से वर्क कर रहे हैं, तब तक लोअर से हायर की तरफ वो एनर्जी देते जा रहे हैं और हमारे अंदर से शरीर से हीट निकलता होगा। देखिए जितना यंग रहेंगे उतना ज्यादा एनर्जी निकलता है, हीट निकलता है अपने शरीर से, आप देखे भी होंगे। जैसे कि आप दौड़ लीजिए थोड़ी देर तो हमारे बॉडी पार्ट बहुत तेजी से वर्क करने लग जाते हैं। बहुत तेजी से वर्क करते हैं तो मतलब क्या, शरीर से हीट बाहर निकलता है, पसीने के रूप में हमें दिखाई भी देता है। इस टाइप का आप चीजें देखे भी होंगे। तो जितना, तो एक आपको बता रहा हूं उसमें, ठीक है? तो अगर आप अपने शरीर को अच्छा रखना चाहते हैं, ठीक है, बाई टिप है, तो अपने शरीर की जो बॉडी पार्ट्स है उसके आपको मतलब वो हेल्दी होने चाहिए। सिंपल सी बात है। पुराने जमाने में आपने सुने भी होंगे, आज के टाइम पे बहुत आपने कम सुना होगा कि 50, 60, 70 लोग जीते हैं, और पुराने टाइम पे लोग बोलते थे कि 100 साल, 200 साल, और यहाँ तक कि हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से तो हजारों साल तक जीने वाले प्राणी, मतलब उस टाइम पे मनुष्य थे, बोल सकते ह्यूमन बींग्स थे। आज की डेट में तो 50, 60, 70 तक तो आदमी खत्म। मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है हम खुद ही तबाह कर रहे हैं, और हमारे उसके चक्कर में हमारे जो शरीर के जो इंजन है वो भी उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं और हमारी एज कम हो जाती है। तो अगर आपका हेल्थ अच्छा है, मतलब आपके बॉडी पार्ट सही से वर्क करें, तो आपका आयु जो है, जो आपकी एज है वो बढ़ सकती है। तो अब उसके लिए अलग अलग तरीका है, योग है, दुनिया भर की चीजें हैं जिसको आप अपने शरीर को हेल्दी रखना है बस। मतलब आपके फंक्शंस जो है वो अच्छे से वर्क करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक एज बढ़ जाएगा। नहीं तो बाय नेचर एनर्जी कंजर्व होना ही है, एंट्रोपी हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा उसमें, और वो फैल जाएगा और आप फिर जमीन में फिर से जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। ठीक है, उत्पन्न हुए थे बोलते हैं जिसको, जो जहां से उत्पन्न हुआ है वो वहीं मिट जाएगा, उस टाइप से कुछ है ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, बाय फिजिक्स भी हमने समझा और बाय ऐसी प्रैक्टिकल कुछ चीजों को भी देख के भी हमने समझा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है। ठीक है, अगला चैप्टर, अगला टॉपिक जो रहेगा हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के ऊपर में रहेगा, वो भी कुछ कुछ इसी के ऊपर में है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर में ही है। ठीक है, थोड़ा हम थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट से भटके भी थे, पर हमको बस समझना था चीजें जो वर्क कर रही हैं।
ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप बाय नेचर इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।